अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। कौमी असम्बली में बजट इजलास पर मेंबरान कौमी असम्बली अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। जहां अपोजिशन जमातें बजट को अवाम दुश्मन करार दे रही हैं, वहीं ये बजट इजलास खुद हुकूमती अरकान की अपनी आवाज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक पहुँचाने का मौसर जरिया भी बन रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदे जो बातें वज़ीर आज़म इमरान खान तक नहीं पहुंचा सकते, बराह रास्त उनसे नहीं कह सकते, वो पार्लियामान के फ्लोर पर खड़े होकर बबागे दोहल वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत में बैठे अपने ही लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उन्हें शक्वा है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में मुंतखब नुमाइंदों की बात नहीं सुनी जाती, बल्कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द गैर मुंतखब लोग मौजूद हैं जो हुकूमत से वो फैसले करा रहे हैं जो ना तो अवामी मफाद में हैं और ना ही हुकूमती मफाद उनसे वाबस्ता है। हुकूमती MNAs को खुद हुकूमत से क्या शकवे हैं? सबसे पहले अटक से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक की पुरशक्वा तकरीर साहब के सामने रखते हैं कि मेजर ताहिर सादिक जो अटक से ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, वो खुद अपनी हुकूमत से क्या शकवा कर रहे हैं। मैं पार्टी का खैर ख्वाह हूँ, न ही चापलूस हूँ, न ही खुशामद पसंद हूँ। स्याह को सफेद नहीं कह सकता, गधे को घोड़ा नहीं कह सकता। मैं वही बात करूंगा जो पार्टी के और पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर होगी, क्योंकि ये मेरे खमीर में शामिल है। यहाँ जो दो स्पेशल असिस्टेंट बने हुए हैं, पता नहीं क्या स्पेशल चीज है इनमें, उसका भी मैं खोज लगा रहा हूँ। ये लुगड़ जो है इसमें रुकावट डालते हैं, इनका मेरी जात के साथ अनाद है। मेरे साथ स्कोर सेटल करो, गरीबों को मत नुकसान दो। ये चाहते हैं कि तब्दीली आए, इस लुगड़ क्लब को फारग करें, बेहतर लोग लाएं और अच्छी डिसीजंस करें जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर हों। ये 40% खसारे का बजट है, ये खसारा कैसा पूरा किया जाएगा? महंगाई और करप्शन अपने अरूज पर है और कोई प्रोत्साहन नहीं, ब्यूरोक्रेसी आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। ये MNAs हैं, हम इसलिए नहीं आए थे कि हाउस के अंदर आके हम गाली गलोच करें और एक दूसरे पे किताबें फेंकें। गरीबों के लिए कुछ कर लें, अंदर झांक कर देखें। आपने लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए सिर्फ नारे लगाए हैं और गरीब को इस्तेमाल किया है, गरीब के लिए कुछ भी नहीं किया। ये मेजर ताहिर सादिक है जिनका ताल्लुक ऑपोजिशन से नहीं है। ये ऑपोजिशन बेंचेस पर नहीं बैठते बल्कि ट्रेरी बेंचेस पर बैठते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। ये लुगड़ क्लब कह रहे हैं। लुगड़ क्लब से क्या मुराद है? बज़ाहिर लगता ही है कि गैर मुंतखब नुमाइंदों की तरफ उनका इशारा है। वो स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइज़र जो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनसे मुंतखब नुमाइंदों को शकवे हैं कि MNAs को इज्जत नहीं दी जाती, बल्कि गैर मुंतखब अफराद को इज्जत दी जाती है, उनकी बात सुनी जाती है और वो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं खुद हुकूमती मफाद में नहीं है, अवामी मफाद में नहीं है। सिर्फ मेजर ताहिर सादिक नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA नूर आलम खान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की पॉलिसीज़ पर बरहम दिखाई दिए। वो क्या कह रहे थे, ज़रा उनकी तकरीर का एक हिस्सा भी आपके सामने रखता है। जब बात कहता हूं तो आमिर डोगर साहब भी कहेंगे ये तो PTI वाला नहीं है, ये तो मुखालिफ ऑपोजिशन वाला है, उनको खुश करने के लिए बात करता है। मैं ऑपोजिशन का नहीं हूं, मैं PTI का हूं, लेकिन मैंने आईना अगर कोई गलत काम करेगा खुदा की कसम मैं उसको सिखाऊंगा। महंगाई अगर आएगी बिल्कुल उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। मैं पाकिस्तानी हूं, बिल्कुल PTI के टिकट से मैं हुआ हूं, लेकिन जिस वक्त मैंने हल्फ लिया मैंने उसमें पार्टी का जिक्र नहीं हुआ था, उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईन को फॉलो करने का वो किया गया था। तो इसलिए मैं उसको फॉलो करता हूं, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईन को। अब जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA नूर आलम खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक गुफ्तगू फरमा रहे थे असम्बली में, अपना कथारसिस कर रहे थे, अपने दिल की बात अपनी हुकूमत के खिलाफ रख रहे थे, तो उस वक्त ये इंसर्कल फुटेज आपके सामने कि तालियां कौन बजा रहा था, डेस्क कौन बजा रहा था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA राजा रियाज साहब हैं, उनके साथ आसिफ नकई साहब, सरदार आसिफ नकई जिनका ताल्लुक पतोकी से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, वो डेस्क बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो खुशी से सरशार दिखाई दे रहे हैं कि जैसे उनके दिल की बातें उनके बेंच पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक पहुंचा रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत अपने ही लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है, फिर ऑपोजिशन की बात कैसे सुनी जाएगी? ऑपोजिशन के साथ कौमी मफाद पर इत्तफाक राय कैसे पैदा होगा? एक कंसेंसस कैसे डेवलप किया जाएगा? आज हुकूमत की जानिब से ऑपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात की दावत दी जा रही है। आज फवाद चौधरी साहब ने पार्लियामान के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए आइए, बैठिए, हुकूमत के साथ मिलकर एक कंसेंसस डेवलप करें। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि फवाद चौधरी साहब पार्लियामान के फ्लोर पर खड़े होकर इलेक्टोरल रिफॉर्म से मुताल्लिक क्या कह रहे थे। लेकिन आज 3 बरस के बाद हुकूमत को उनका ख्याल आया है। जरा फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं। अभी से कहना शुरू कर दिया अगला इलेक्शन रिग्ड होगा, अगला इलेक्शन रिग्ड होगा। हम कह रहे हैं भाई, बजाय इसके कि आप ये कहें कि अगला इलेक्शन रिग्ड होगा, आइए हमारे साथ बैठिए, बात करिए। हम चाहते हैं इलेक्शन को रिफॉर्म करना, हम चाहते हैं इलेक्शन के निज़ाम की इस्लाहात करना। आप आइए, बैठिए।
हम इलेक्शन को रिफॉर्म करना चाहते हैं, हम इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं, आप आइए हमारे साथ बैठिए। 3 बरस के बाद हुकूमत ऑपोजिशन को दावत दे रही है कि आइए बैठिए, कंसेंसस डेवलप करते हैं। ऑपोजिशन को बैठकर बातचीत करने की दावत तो दी जा रही है, ये उसी ऑपोजिशन को कि जिसने हुकूमत के आगाज पर ही साथ चलने की दावत दी थी, मिसा की मईशत का मशवरा दिया था, ऐलान किया था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। आगाज में जब हुकूमत आई तो उस वक्त ऑपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से शहबाज शरीफ साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की तरफ से हुकूमत को क्या मशवरा दिया गया था, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। आपसे गुजारिश है, इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी हैं, उनको मेरा ये पैगाम दे दें, खुदारा इट्स नेवर टू लेट, गलत बयानी करना छोड़ दें और आए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ें। अगर वो उस तरफ जेन्युइनली कदम बढ़ाएंगे तो मैं शायद अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से कहता हूँ कि हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए। PTI के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। ऑपोजिशन और हुकूमत हम साथ बैठ जाते हैं, हमें कोई इशू नहीं इस बात का। साथ बैठ के एक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम बात कर लेते हैं। कल हम थे, फिर कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और होगा। आप पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहाँ कहाँ तक हिसाब होगा, ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। To be able to say कि कदम बढ़ाए इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं, हम इंसाफ के साथ हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ हैं। मिस्टर स्पीकर, अब यही नहीं बल्कि ऑपोजिशन की जानिब से बारहा हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत की, मगर हुआ क्या, हुकूमती वज़रा और मेंबरान की जानिब से हमेशा तज़हीक आमेज़ रवैया इख्तियार किया गया। कानून साजी के लिए ऑर्डिनेंस का सहारा लिया गया तो बिल्स की मंजूरी बगैर बहस के कराई गई। कानून साजी के अमल में ऑपोजिशन को नजरअंदाज करने पर सवालात हुए तो पाकिस्तानी अवाम ने वो मनाजिर देखे जिस पर पूरी कौम शर्मिंदा है। इंतखाबी इस्लाहात का बिल हुकूमत ने बगैर बहस के मंजूर किया, जिसका खमियाजा भी हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि बिल में आईने पाकिस्तान से मुतसादिम शकें शामिल कर दी गई हैं। जिन तरामीम के लिए आईनी तरामीम ज़रूरी थी वो तरामीम इलेक्शन एक्ट का हिस्सा बना दी गई। अब हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की दावत ऑपोजिशन की नज़र में नाकाबिल कबूल है, जबकि हुकूमती रवैये के बाइस इस्लाहात के लिए पार्लियामान की बजाय ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जानिब देखा जा रहा है। जबकि रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी इस्लाहात को सदारती निज़ाम की राह हमवार करने के मुतरादिफ करार दे दिया है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी साहब इस पर क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। इलेक्शन में इस्लाहात अब जो मर्जी कर, आज जो इस्लाहात बताई जा रही हैं ये मजीद चोरी को सहूलत देने के लिए। ज़रूरत इस बात की है कि ये मुल्क आइन के मुताबिक चले और इस मुल्क में इलेक्शन चोरी ना हो। ये बता दें आज कौन सा मुल्क है इसमें मुतवातिर इलेक्शन चोरी किए जाते हैं। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं कभी तरक्की नहीं कर सकते। इलेक्शन चोरी होने की बात कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से जो ऐलान हो रहा है उस पर रद्द-ए-अमल आपके सामने। अब सवाल यह है कि वो कौन सी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जिनकी बात हुकूमत कर रही है। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में 4 बड़ी तरामीम के अलावा 49 के करीब तरामीम तजवीज़ की गई हैं। इन तरामीम में इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी, सेनेट इंतखाबात, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM का इस्तेमाल शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी कैसे होगी। इलेक्शन एक्ट 2017 में मुतादिद तरामीम के जरिए इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी के काम में इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म किया गया है। तरामीम के जरिए ये जिम्मेदारी नादरा के हवाले की गई है। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऐसा करना आइन के आर्टिकल्स 219 और 220 की सरीन खिलाफ वर्जी है। नए मुसव्वदे में इंतखाबी हल्का बंदियां आबादी की बजाय वोटर्स की बुनियाद पर करने की तजवीज़ है कि नई जो हल्का बंदियां होंगी वो आबादी को देखकर नहीं होंगी बल्कि वोटर्स को देखकर होंगी। तो फिर सवाल तो उठता है कि जब आप वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की बात करते हैं तो फिर आप रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब वोटर्स की बुनियाद पर करेंगे। तो जिसका वोट बैंक ज्यादा होगा आप उसके हल्के के अंदर ज्यादा नवाजिशात कर देंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये आइन की आर्टिकल 51 की सरीन खिलाफ वर्जी है, क्योंकि यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ कमजोर करके नादरा के हाथ मजबूत किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इस पर यह तहफ़्फ़ुज़ात भी है कि आइन के अंदर ये प्रोविजन मौजूद नहीं है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आइन के आर्टिकल 51 को अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इस आर्टिकल में कौमी असम्बली की नशिस्तों को आबादी की बुनियाद पर मुख्तस किया जाता है। इन तरामीम के बावजूद नादरा की तैयार करदा इंतखाबी फहरिस्तों की तौसीक का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास ही रहेगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन का एतराज़ बेजान हो जाता है। सेनेट इंतखाबात जो अपोजिशन और हुकूमत दोनों के लिए दर्द-ए-सर बने हुए हैं, हुकूमत ने इंतखाबात को भी ओपन बैलेट कराने की तरमीम तजवीज़ की है, लेकिन ताहाल अपोजिशन इस तरमीम को मुस्तरद कर रही है। अब बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि अब जहां हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जाती है, क्या हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुकेगा? इसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है, ये भी एक सवाल है। हुकूमत की तजवीज़ करदा तरमीम की दफ़ा 94 में इलेक्शन कमीशन को नादरा या किसी दूसरे इदारे की मदद से ओवरसीज पाकिस्तानियों को आम इंतखाबात में वोट का हक इस्तेमाल करने की सहूलत फराम करने की हिदायत की गई है। अब ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह से इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं,
इसके ऊपर भी ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब तक इस पर कंसेंसस डेवलप नहीं होगा, इत्तफ़ाक़ राय नहीं होगा, तब तक इंतखाबी इस्लाहात सही मानों में कैसे हो सकती हैं। अब हुकूमत जब बुला रही है, ऑपोजिशन क्या बैठने को तैयार होगी? क्या ऑपोजिशन बिल्कुल मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर चुकी है? क्या हुकूमत जब बुला रही है तो हुकूमत संजीदा है, या फिर जैसे शहबाज शरीफ साहब ने अपनी बजट तकरीर में कहा, वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने वाला एक मिसाल है और पंजाबी के अंदर मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, क्या सिर्फ वही कर रही है हुकूमत? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सहाफ़ी तजियाकार नजम सेठी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेठ साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हुकूमत ऑपोजिशन को दावत दे रही है, लेकिन बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि अब ऑपोजिशन हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो माजी में सबका एक कंसेंसस रहा है कि ये रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। क्या ये इस्लाहात होती हुई दिखाई दे रही हैं? क्या ऑपोजिशन संजीदा नहीं और हुकूमत बुला रही है? तो मेरा ख्याल है ऑपोजिशन तो पहले दिन से ये कह रही है कि गवर्नमेंट बैठे, इलेक्शन कमीशन बैठे, ऑपोजिशन बैठे और इस पर डिस्कशन हो। मगर हुआ ये है कि ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, उसमें वज़ाहिर तो ऐसे किया है कि जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने उनके साथ मशावरत की थी और उसके बाद ये बिल बनाया है। मगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो अब वाज़े हो गया है कि ना सिर्फ उनके साथ मशावरत नहीं हुई, उन्होंने तो बहुत लंबे चौड़े एतराज़ उसके ऊपर कर दिए हैं। और वो एतराज़ सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं, उन्होंने लिख के सारी बात की और मीडिया को भी बता दिया। तो उसके बाद तो अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है, क्योंकि अपोजिशन तो अभी भी ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम APC कॉल करेंगे, तो ये APC का भी मकसद यही है कि सारी अपोजिशन को लेके और इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के और गवर्नमेंट को इनवाइट किया जाए कि आए अब हमारे साथ बात करें। मगर तो ये अब सिलसिला है और मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये इस वक्त डिलेइंग टैक्टिक्स ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, और होगा यही कि ये जाएगा, ये अदालतों में जाएगा ये मामला, और ये जो बिल है इसको चैलेंज किया जाएगा। नहीं सर, एक तासुर सेठ साहब, एक तासुर ये कि हुकूमत जो है इस वक्त उजलत में दिखाई दे रही है, वो जल्दी से रिफॉर्म्स करना चाहती है और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। जो ऑपोजिशन ये कहती है कि फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ने जो रिजर्वेशन रेज किया है, वो कहते हैं कि नए मुसवदे में इंतखाबी हल्का बंदियां आबादी की बजाय वोटर्स की बुनियाद पर करने की तजवीज़ है, और ये आइन के आर्टिकल 51 की सरियत है, नंबर 1। दूसरा ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी से मुताल्लिक ऑपोजिशन ये कहती है कि असल में हुकूमत जो है उसको ये लगता है कि वोट बैंक उनका ओवरसीज बहुत ज्यादा है, उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत उजलत में है और सोलो फ्लाइट करना चाहती है इन रिफॉर्म्स के ऊपर? देखिए, इसमें दो बातें बिल्कुल है, ये सोलो फ्लाइट करना चाह रही है, मगर ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी वाली बात है, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने भी एक बयान दे दिया है कि वो इसके हक में है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसको वोट कास्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए और उनको सहूलत होनी चाहिए। तो ये ऐसे नहीं है कि ये गवर्नमेंट जो सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो कि जिनको वोट मिलेगा या वो प्रो PTI हैं, तो इसमें तो कोई किसी की ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन इसलिए है कि उस जो मैकेनिज्म ये लोग प्रपोज कर रहे हैं उस वोट को लेने का, उसके अंदर धांधली बहुत सख्त हो सकती है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में बहुत बड़ी धांधली हो सकती है, एंड सो ऑन। आपको पता ही है कितने ऑब्जेक्शंस लगा दिए हैं, 45 ऑब्जेक्शंस लगा दिए इलेक्शन कमीशन ने 72 क्लॉजेज में। तो उसमें से 16 तो 14 या 16 जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और इन्होंने वो इलेक्शन कमीशन के हक हैं, ये हकूक हैं, तो इन्होंने वो भी छीन लिए। तो बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट इस वक्त रिफॉर्म नहीं करना चाहती, अमेंड करना चाहती है कानून को। रिफॉर्म का तो ये मतलब होता है कि इत्तेफाक से सारी बात कोई बेहतरी के लिए हो रही हो, मगर यहाँ रिफॉर्म नहीं हो रही, यहाँ यूनिलैटरल अमेंडमेंट करने की कोशिश की। अच्छा सेठी साहब, अब हुकूमत इसको मजीद डिजिटाइज करना चाहती है, EVM मशीन्स इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। अब सरहद पार ये मैकेनिज्म अडॉप्ट किया गया और अब उसके ऊपर वहाँ पर वोटिंग होती है, इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, तो आपको क्या दिखाई देता है? क्या हमारे यहाँ ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता? इसमें क्या कबाहत है सर कि पूरी दुनिया अगर डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है तो हम क्यों नहीं जा सकते? पहली बात तो ये है कि डिजिटाइजेशन एक चीज़ है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जिस किस्म की ये प्रपोज कर रहे हैं ये दूसरी चीज़ है। दूसरी बात ये है कि मैंने इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर गिल साहब को इंटरव्यू किया था खुद, कोई 5, 6, 7 साल पहले। तो वहाँ मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है इसका कैसा एक्सपेरिमेंट रहा आपका? तो उन्होंने बड़े क्लियर कट ये कहा था, कहने लगा जी हमें 20 साल लगे
पायलट प्रोजेक्ट से लेके अब 20 साल लगे हमें इसको एक बड़े पैमाने पे इसको इम्प्लीमेंट करें, और ऐसे ऐसे मसाइल आए हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। तो अगर आप भी इधर जाना चाहेंगे तो ये पायलट प्रोजेक्ट के जरिए आप शुरू करें इसको, और फिर आपको समझ आएगी इसमें क्या मसाइल और मसले खड़े होते हैं। तो इसीलिए लोग इस वक्त खौफजदा है कि पता नहीं ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ना हो जिसमें बैकडोर एंट्रीज हों। आपको पता है आरटी सिस्टम की वजह से पिछले इलेक्शन में बहुत सी धांधली का पेशा था। नहीं तो सर पायलट स्केल पे इसको करने का तो बड़ा आसान तरीका है सर कि आप बाई इलेक्शन इसके ऊपर कंडक्ट कराते हैं, आप लोकल बॉडी इलेक्शन इसके ऊपर कराएं, और फिर 2023 के आम इंतखाबात जो है अगर ये सक्सेसफुली हो जाए, इसमें कोई बग्स जो है आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं, फिर उसको रेक्टिफिकेशन हो जाती है, तो आप इंतखाबात 2023 के अंदर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तो तभी होगा जब फास्ट पेस पे करेंगे आप और ऑपोजिशन के साथ एक कंसेंसस डेवलप कर लेंगे। लेकिन ऑपोजिशन तो स्ट्रेट अवे कह रही है कि ईवीएम वाला एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि बड़े में से बहुत से मसले हैं। अभी एक मैंने मजमून पढ़ा है, कोई 2000 लफ्ज़ का मजमून। एक साहब हैं जो कि कॉमसेट्स में काम करते थे, अब ऑस्ट्रेलिया में हैं, इज़ अ फुलब्राइट स्कॉलर। उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त मजमून लिखा है, वो इसके हक में है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में, क्योंकि वो कहते हैं कि जो पहली प्रोटोटाइप जो बनाई थी वो उन्होंने खुद बनाई थी जी। मगर उन्होंने इस मजमून में ये वाज़ेह कर दिया है कि इतने मसले हैं, इतने मसाइल होंगे, इनको ओवरकम करना कोई छोटी बात नहीं है। पहली बात तो ये उनका ये ख्याल है कि ये पायलट प्रोजेक्ट से ही शुरू होना चाहिए, मगर वो समझते हैं कि इसके 250 अरब रुपए का खर्चा है और इसमें इतनी मुश्किलात हैं, प्रिंटर से लेके और मशीन से लेके और ट्रेनिंग से लेके, कि वो समझते हैं कि ये एकदम नहीं हो सकता और ना ही इसको कोशिश करनी चाहिए करने की। अब सर पार्लियामान के अंदर जो माहौल आपने देखा, बजट डिस्कशन जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को नहीं ओपन करने दी गई और फिर वहाँ पर जो कुछ होता रहा, आपको लग रहा है सर कि पार्लियामान इस एक्चुअली जो है वो हॉस्टाइल उसमें कुछ लोगों ने बनाया हुआ है और वहाँ पर ऑपोजिशन और हुकूमत का मिल बैठना, कंसेंसस डेवलप करना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, या आपको लगता है कि पॉसिबल है अगर ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा कर लें इस वक्त? देखिए, पहले दिन अपोजिशन तो कह रही है हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। भाई अपोजिशन आई मीन शहबाज शरीफ साहब, लीडर ऑफ द हाउस, उन्होंने कहा था कि जब इलेक्शन कमिश्नर की लगाने की बात आएगी या इलेक्शन कमिश्नर, तो आपको याद ही है ना कि लेटर्स एक्सचेंज हुए, क्योंकि इमरान खान साहब वो इश्यूज जहाँ के कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आर रिक्वायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक कुर्सी भी उनके सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है, सलाम दुआ लेने से भी वो कतराते हैं। उन्होंने पहले उन्होंने असद उमर साहब को कहा, फिर उन्होंने स्पीकर को कहा कि आप बात कर लें। तो मतलब इस तरीके से तो पार्लियामेंट नहीं चलेगी ना, कि अगर लीडर ऑफ द हाउस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि आप बैठे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ और A-B-C-D चीजें जो है वो जॉइंटली तय करें, वो तो तैयार ही नहीं है। तो सर आपने देखा इमरान खान साहब की एटीट्यूड कि वो तो पार्लियामेंट को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते। तो सर फिर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है ना सर, देखिए चेयरमैन नैब जो है वो रिटायर होने जा रहे हैं और चेयरमैन नैब अगर अपॉइंट करना है या कोई एक्सटेंशन होनी है तो वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ बैठ के उनको शामिल गुफ्तगू करने के बगैर नहीं हो सकता। फिर आपने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो हैं और उनकी रिटायरमेंट कुछ करीब आ रही है, अगर उनको रिअपॉइंट करना है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ उनको मुशावरत में लिए बगैर, ऑन बोर्ड लिए बगैर नहीं हो सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। तो सर ये सब चीज़ें फिर कैसे होंगी अगर ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और कायदे ईवान अगर आपस में बैठना नहीं चाहते, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते? तो मैं तो क्लियर कर दूं, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब तो बैठना चाहते हैं, पहले दिन से वो कह रहे हैं मैं तैयार हूं। इनफैक्ट नून लीग के अंदर जो हार्डलाइनर्स हैं वो यही तो तनकीद करते हैं उनकी कि आप क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपने इरादे जो हैं वो तो दिखा दिए, आप तो ये टाइम वेस्ट है, मगर वो फिर भी लगे हुए हैं कि नहीं पार्लियामेंट के जरिए होगा, पार्लियामेंट के जरिए होगा। अभी आपने देखा जब ये शहबाज शरीफ साहब ने ये APC की बात की और कि हम गवर्नमेंट के साथ बैठ के APC जो है और इलेक्शन कमीशन, ये तो मौलाना जो है वो थोड़े से नाराज हो गए हैं, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं बैठता, वो चले जो वो जा रहे हैं कराची कि मैं जलसा करूंगा जाके PDM का वहाँ। तो शहबाज शरीफ साहब तो तैयार हैं, गवर्नमेंट नहीं हाथ बटा रही। और इमरान खान साहब की मेरा ख्याल है एटीट्यूड ये है कि इनसे मैंने क्या काम करना है, इनको तो मैंने वाइप आउट करना है, इनको तो मैंने एलिमिनेट कर देना है, इनकी वो तो मैंने केसेस करके फारग कर देना है, मैंने तो 1 पार्टी रूल बनाना है, मैंने तो अगले 7 साल रूल करना है। तो ये इनके साथ बैठ के मैं क्या बात करूं, ये उनकी एटीट्यूड और उनके जो आइडियोलॉजी। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर साहबी तज्जियाकार नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी क्विक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी लाहौर में है
और आज उनकी स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से बड़ी अहम मुलाकात हुई है। क्या नए इत्तेहाद के इशारे हैं इस मुलाकात में? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी गुज़श्ता चंद रोज से लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। उनकी लाहौर में मौजूदगी सियासी हलकों में ज़ेरे बहस है। साबिक सदर की लाहौर में सियासी सरगर्मियां खासी तेज हो गई हैं। आज स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने बिलावल हाउस लाहौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने चौधरी परवेज इलाही से कहा है कि आप हमारे भी इत्तेहादी थे और इस हुकूमत के भी फ़र्क तो पता चल गया होगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही साहब पीपल्स पार्टी दौर के अंदर। अब अगले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबको सरप्राइज़ देगी, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया। मुलाकात में परवेज इलाही से मुलाकात में साबिक सदर ने कहा कि जनूबी पंजाब की अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल होंगी। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा कि हमने इत्तेहादी होने के बावजूद मुतअद्दिद मरतबा हुकूमती पॉलिसी से इख्तलाफ किया। तमाम असम्बलियों में हंगामा आराई हुई मगर पंजाब में ऐसा नहीं होने दिया। अब तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं तो इंतखाबात तक इत्तेहादी ही रहेंगे। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब बढ़ रही है? क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी को एक बार फिर से फाल किया जा रहा है? क्या पीपल्स पार्टी नून लीग के बगैर पंजाब में तब्दीली ला सकती है? क्या नया इंतखाबी अलायंस बनने जा रहा है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं, इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीधे रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। आज उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है स्पीकर पंजाब असम्बली से। इस मुलाकात का एजेंडा क्या था? किन अहम उमूर पर बात हुई है? रेहान साहब, मेरे इल्म के मुताबिक, मुझे सही पता नहीं है, लेकिन सियासी जमातें एक दूसरे से मिलते रहते हैं। चौधरी साहब इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी हैं। कल वो हमारे इत्तेहादी थे, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और उनका जरदारी साहब के साथ बड़े अरसे के बाद एक ताल्लुक बना जो अच्छा ताल्लुक बना और पुरानी रकावटें हमारी दूर हुई थी। तो उसके बाद बिलावल साहब भी आए थे, तो वो भी चौधरी साहबान के घर गए थे उनकी खैरियत दरियाफ्त करने, चौधरी शुजात साहब की। तो ये मामूल की मुलाकातें भी होती हैं और जब सियासी लोग आपस में मिलते हैं तो फिर सियासी बातें भी होती है। यकीनन इस पे कुछ सियासी बातें भी हुई होंगी, लेकिन क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था इसलिए मुझे उसकी तफसील का इल्म तो नहीं है कि क्या बात हुई, लेकिन यकीनन उसमें सियासी बातें हुई होंगी। और चौधरी साहब कर्टसी कॉल के लिए भी जा सकते हैं, सियासी मुलाकात के लिए भी जा सकते हैं। जी, अगर आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या पंजाब में रिवाइवल के हवाले से कोई स्ट्रैटेजी रिवाइज कर रही है? इस हवाले से कोई हिकमत अमली अपनाई जा रही है? इसी सिलसिले में मुलाकातें भी हो रही है? देखिए, पंजाब हमारे लिए एक हमारा घर था, हमारा घर है और जो हमारी कमजोरी है उसको दूर करने के लिए यकीनन पीपल्स पार्टी की क़यादत को पंजाब में लाहौर में डेरे डालने हैं। और हम तो बड़े अरसे से ये चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको हालात कोविड और उनकी अपनी सेहत का आलम ऐसा था कि वो नहीं आ सके और बिलावल साहब की भी बहुत सारी मसरूफियतें रही, वो दरमियान में वक्त निकालते रहे। लेकिन हमारी हमेशा पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि वो जल्द अज जल्द जो ही वक्त निकले वो तशरीफ लाएं। और अब जो कोविड के हालात थोड़े बेहतर हुए हैं और उनको ज़्यादा टाइम यहाँ देना है, देंगे, बिलावल साहब भी देंगे। और पीपल्स पार्टी ने पंजाब विन ओवर करना है, हमारे पास कोई दूसरा सवाल नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। देखिए कायरा साहब, हुकूमती इत्तेहादियों से तो मुलाकात हो रही है, क्या शहबाज शरीफ साहब से या ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात भी स्केड्यूल का हिस्सा है? देखिए, पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से ये बात कह रही है और हमारे साथी जो इस्तीफे देने की बात कर रहे थे, हमने तो यही कहा था कि आप पंजाब में तब्दीली का अमल शुरू करें। और हमारा तो ये तहरीक फायदा है पीडीएम का कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे और ये तहरीक बड़े आसानी से कामयाब हो सकती थी, कामयाब हो सकती है। उनसे बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एक बात और, मैं अपनी क़यादत के साथ मुशावरत किए बगैर तसल्ली कह सकता हूँ कि अगर आज भी मुस्लिम लीग
पंजाब हुकूमत को गिरा के तब्दीली लाना चाहे और वो हमजा शहबाज साहब को सीएम बनाना चाहे या किसी और को बनाना चाहे, जिसको भी बनाए, तो पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, ना सिर्फ अपने वोट बल्कि और भी जो वोट हम सिक्योर कर सके, कुछ लोगों को कायल कर सके, वो भी देंगे। ये डिपेंड करता है कि मुस्लिम लीग अपनी सोच में तब्दीली लाती है कि नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग की कुछ क़यादत ये कह रही है कि इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए, और कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि हम पंजाब में तब्दीली नहीं चाहते, हमें सूट करती है ये हुकूमत। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा, शाहिद खाकान साहब ने कहा, जुबैर उमर साहब ने कहा, राना तनवीर साहब ने कहा, और उनके बहुत सारे लोगों ने ये बातें की हैं। तो अगर वो अपना इरादा बांध लेते हैं तो एक ये काम बड़ा आसानी से हो सकता है पंजाब हुकूमत में तब्दीली का, और दूसरा कि पीपल्स पार्टी अपने जो मैनेज कर सके वो वोट इंशाल्लाह लेके देगी। इस वक्त पीडीएम में 8 जमातें, जैसे कहा जाता है हम ख्याल हैं, लाइक माइंडेड हैं, और ऐसे इकबाल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं कि 8 जमातें इंतखाबी अलायंस में भी जा सकती हैं। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन नहीं है, उसमें एएनपी नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी जगह पर पंजाब में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देने के लिए पीटीआई से भी अलायंस कर सकती है? मेरा नहीं ख्याल जी, मैं इस बारे में कुछ बात कह सकूं। ये शायद की बुनियाद पे सवालों के जवाब देना जो है बहुत सारे बाम क्रिएट करता है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो। कायरा साहब, एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, तो आपको क्या दिखाई देता है आम इंतखाबात 2023 के अंदर प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमातें आपको सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही हैं? जमातें तो नहीं कहूंगा, चंद ही लोग हैं, या एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बिकता हुआ दिखाई दे रहा है? मेरा नहीं ख्याल जी कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बाद जमातें कामयाब होंगी, इसलिए कि जो जमातें थी या हैं जो लाइन की उस तरफ खड़ी हैं वो तो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, उनके हालात तो लोगों के सामने हैं, और जो किसी को शक शुबा था वो भी दूर हो गया। अब तो लाइन के दोनों तरफ खेलने वाले लोग नहीं चल सकेंगे। अब तो वाज़ेह तौर पे आपको लोगों को फर्जी नारों से बात तो नहीं चल तो कायरा साहब, हाल ही में अगर कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारा किसी ने लगाया है और पंजाब में लगाया है जिससे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और उन्हें बड़ी मकबूलियत मिली है। जी बिलाशुबा उनको उससे मकबूलियत मिली है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कितना उस नारे के साथ इखलास में है? क्या वो पंजाब की हुकूमत को तब्दील करके और इमरान खान साहब के खिलाफ मरकज में तब्दीली लाना चाहते हैं? तो आप देख लीजिए, हम तो जिस काबिल थे हमने सेनेट में उनको एक धचका दिया और मुस्लिम लीग का साथ दे के दिया, लेकिन वहां हमारी ये पोजीशन थी कि हम ये काम कर सकते थे। अगर पंजाब में हम इस काबिल होते कि हम पीटीआई की हुकूमत को गिरा सकते पीपल्स पार्टी के तौर पे, तो यकीनन हम आज तक गिरा चुके होते इस काम में, क्योंकि मुस्लिम लीग के तावन के बगैर ये मुमकिन नहीं है, और मुस्लिम लीग ही लीड पार्टी है, तो ये उन पे डिपेंड करता है। तो कायरा साहब, इस वक्त आपको क्या दिखाई देता है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो लाइन के उस पार खड़ी है, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है या प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गई है, या कहीं कोशिश कर रही है कि एस्टैब्लिशमेंट के करीब हो जाए? इस पे तो कुछ कहना मुनासिब नहीं है या दुरुस्त बात नहीं होगी, लेकिन आपने करीने कयास बातें देखनी है ना। अगर कोई जमात जो है वो जो इस वक्त हुकूमत है, जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की बैक्ड हुकूमत है, अगर उसको नहीं गिराना चाहती तो क्या माने हो सकते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है, और उसको क्या लिबादा पहनाया जा सकता है, जो आप समझे। मैं उसके बारे में कोई हतमी राय तो नहीं देता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद तज़किरा करेंगे कि मेडिकल स्टूडेंट्स की ज़िंदगी इम्तहान क्यों बन गई है और पीएमसी के खिलाफ मेडिकल फ्रेटर्निटी क्यों सरापा एहतजाज है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही वेलकम बैक। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से डॉक्टर्स के एनएलई टेस्ट का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आज पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस ने एनएलई की शर्त वापस लेने और आला सतही कमेटी बनाकर मुतालिबात सुनने का मुतालबा किया है। निजी मेडिकल कॉलेजेस ने इल्जाम आयद किया है कि मुनज़्ज़म तरीके से तिब्बी तालीमी इदारों को तबाह किया जा रहा है।
एडमिशन रेगुलेशन 2020 के नाम पर सिंध के मेडिकल कॉलेजेस को तबाह कर दिया गया। एमडी कैट के नाम पर मेडिकल कॉलेजेस का कत्लेआम किया जा रहा है। इनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, रिजर्वेशंस क्या है, पीएमसी को लेकर बात करेंगे। इस वक्त रियाज जंजुआ साहब जो जनरल सेक्रेटरी है पामी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रियाज साहब, पामी की जानिब से आज पीएमसी की कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर इशू किया गया है। ये बताएगा कि आप कैसे महसूस करते हैं कि मेडिकल के स्टूडेंट्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का पीएमसी की जानिब से इस्तेहसाल किया जा रहा है? एक्चुअली जी हमारे कुछ कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी थी अमंगस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट्स। तो 19 तारीख को हमारी एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई जिसमें तमाम पाकिस्तान के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने हिस्सा लिया और उसमें चंद हर चैप्टर ने अपनी अपनी गुजारिशात दी जो कंसर्न थे। उसमें मेजर चीज़ ये थी कि जी अभी हमारा जो मेजर कंसर्न है कि अभी इतला मिली है कि किर्गिस्तान में इंडियंस ने 5 मेडिकल कॉलेजेस खोले और जिन बच्चों को सिंध में दाखिले नहीं मिले, तकरीबन 450 से ज़्यादा बच्चों को सिंध में दाखिले नहीं मिले डेंटल कॉलेजेस में, तो चार्टर प्लेन करा के वो उधर उनको लेके गए हैं और बहुत कम फ़ीस पे उनको उधर पढ़ा रहे हैं बिकॉज उधर ना कोई फैकल्टी का मसला है ना कोई हॉस्पिटल्स का है। अब प्रॉब्लम यह है कि एक बच्चा जो इधर से ग्रेजुएट होगा उसने भी वही NLE देना है, हालांकि वो 5 साल अपने प्रोफेशनल्स भी देता रहेगा और हम पे एक कदगन है कि हमारी हर सब्जेक्ट में, हर डिसिप्लिन में एक सर्टेन नंबर ऑफ फैकल्टी होना भी ज़रूरी है जो कि हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है। नहीं, लेकिन रियाज साहब जो स्टूडेंट्स किर्गिस्तान से डिग्री लेकर आएंगे वो जब वापस यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो एक्रीडेटेड ही नहीं है पीएमसी से, पीएमसी तो उनको एक्नॉलेज ही नहीं करती है। तो इसलिए एक तखसीस तो है, एक डिफरेंस तो है कि जिन्होंने यहाँ से मेडिकल की तालीम हासिल की है या जो बैरून मुल्क गए हैं। नहीं सर, वो भी NLE का एग्ज़ाम दे सकेंगे और वो भी इधर रजिस्टर हो सकेंगे। जितने कॉलेजेस बाहर हैं जिनको पीएमसी रिकग्नाइज करती है वो रजिस्टर हो जाते हैं। क्या किर्गिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिकग्नाइज्ड है पीएमसी से? हमारे जो लोकल सर अभी तो वो उन्होंने स्टार्ट किया है ना, इन द ड्यू प्रोसेस हो जाएंगे, अभी तो 5 साल लगेंगे उनको। क्योंकि हमें याद है कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते रहे पीएमसी के दफ्तर के बाहर कि जो किर्गिस्तान से आए हुए थे, जिनके पेरेंट्स ने भारी भरकम फीसें देकर उनको वहां पर भेजा था, वो ये कह रहे थे कि पीएमसी अब हमें एक्नॉलेज नहीं कर रहा, एक्रीडेट नहीं कर रहा हमारी डिग्री को। चलें सर, जो यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल चाइना या बाकी कॉलेजेस बाहर से पढ़ा रहे हैं जिनको NLE दे के रजिस्टर कर लिया जाता है, उस पे उनके 5 साल के कोर्सेज पे, उनकी फैकल्टी पे, उनकी बाकी चीज़ों पे तो हमारी पीएमसी का कोई कंट्रोल नहीं है ना। तो या तो फिर अगर NLE ही देना है उनकी तरह तो फिर इन कॉलेजेस को आज़ाद किया जाए कि वो अपने इंटरनल टेस्ट लें। वाई स्टूडेंट्स शुड सफ़र 5 साल वो अपना पहले MD कैट दें, FSC करें, MD कैट दें, फिर 5 प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटीज़ के दें और उसके बाद फिर 5 साल का पूरे सिलेबस का एग्ज़ाम दें NLE का। ये हमारी थोड़ी सी गुजारिशात हैं। हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, हम हर तरह से उनके अंडर आते हैं, हम ताउन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ बैठ के जो हम मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, 114 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, दे आर मच मोर देन पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस। 70% हमने सेहत की जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने उठाई हुई है। हमारे हर मेडिकल कॉलेज के साथ 500 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें फ्री बेड्स हैं, फ्री इलाज होता है। तो हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि वॉट एवर जो भी ये बनाना चाहते हैं कानून, एटलीस्ट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करें। अगर हमारी बात नाजायज होगी ना माने। बिल्कुल ठीक है। एडमिशन रेगुलेशंस 2020 के ऊपर खासतौर पे सिंध में जो स्टूडेंट्स हैं, इस पर आपके क्या रिजर्वेशंस हैं कि ये एडमिशन रेगुलेशंस जो हैं वो किस तरह प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से मुतासिर हो रहे हैं? जी सर, एडमिशन रेगुलेशंस में 65% जिसका FSC में मार्क्स नहीं है वो एलिजिबल ही नहीं होता एडमिशन अप्लाई करने के लिए किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। ऑन टॉप ऑफ इट उसके बाद MD कैट है। पहले ये होता था कि MD कैट में अपीयर होना ज़रूरी था और जिसका मेरिट लो होता था ऑटोमेटिकली वो फॉल इन नहीं करता था। अब इन्होंने लास्ट टाइम पीएमसी ने इसका MD कैट का भी मेरिट रख दिया, वो 60% था, जिसकी वजह से सिंध के बेशतर कॉलेज 8-6 डेंटल स्टूडेंट्स लेके बैठे हुए हैं। उसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, दे कांट अफोर्ड द फैकल्टी सैलरीज। अब इस दफ़ा नए रेगुलेशंस में उसको भी बढ़ा के 65% कर दिया गया।
यानी जो पेरिफेरल कॉलेजेस हैं उनमें शायद एक भी बच्चा एलिजिबल ना हो ये करने का। ठीक है, मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी इस्तदा की है, क्योंकि वो खुद डेंटिस्ट हैं और उनका ताल्लुक सिंध से है, कराची से, तो वो इन इशूज़ को शायद बेहतर तौर पर टेकअप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रियाज साहब, हमारे पास 20 सेकेंड्स हैं, अगर आपको बात पहुँचाना चाहे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक, PMC तक, तो बता दीजिए। सर, हमें पता है कि बहुत अच्छे लोग हैं PMC में भी, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, लेकिन हमारी सिर्फ एक इल्तमास है कि आप खुदारा जब भी आपने कोई, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इन देयर दे आर नॉट मेडिकल एजुकेशनिस्ट, हम मेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं, हमें मेहनत करने दी जाए करिकुलम पे, सिलेबस पे, बच्चों को लेटेस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी सिखाने पे, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पामी रियाज जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को अगर ऑन बोर्ड ले लिया जाए और उसको पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए और उसके बाद कोई पॉलिसी फॉर्म की जाए, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर हो जाएगा। गुफ्तगू आपने सुनी है, प्रोग्राम 10 तक से आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।